तलाक के 6 साल बाद वो बोला, मुझे तू चाहिए। योगेश ट्रेन की जनरल बोगी में बर्थ सीट पर सोया हुआ था। गाड़ी रुककर वापस चली तो अचानक उसकी नज़र अपनी तलाकशुदा पत्नी रागिनी पर पड़ी। पता नहीं कब वो उसके सामने वाली सीट पर आकर बैठ गई थी। 6 साल बाद वो उसे देख रहा था। बहुत कमज़ोर हो गई थी। उसने पुरानी सस्ती सी साड़ी पहन रखी थी। न माथे पर बिंदी, न गले में मंगलसूत्र था। तो क्या उसने अभी तक दूसरा विवाह नहीं किया? क्या अभी तक वो मेरी तरह अकेली ही है? योगेश ऐसा सोच ही रहा था, तभी रागिनी की नज़र उस पर पड़ी। नज़रें मिली तो योगेश दूसरी तरफ देखने लगा। फिर पता नहीं योगेश के दिमाग में क्या आया कि वो सीट से नीचे उतर आया और रागिनी के पास बैठे लड़के से कहा कि वो ऊपर वाले सीट पर चला जाए। लड़का मान गया। तब योगेश रागिनी के पास बैठ गया। बैठते ही योगेश बोला, रागिनी कैसी हो? रागिनी ने नज़र न मिलाते हुए खिड़की की तरफ देखते हुए बोला, मैं ठीक हूँ। और आप? योगेश बोला, मैं भी ठीक हूँ और कानपुर जा रहा हूँ। त्योहार होने के कारण रिजर्वेशन सीट नहीं मिली, इस कारण जनरल बोगी में आना पड़ा। तुम कहाँ जा रही हो? वो बोली, मैं भी कानपुर ही जा रही हूँ। आजकल माँ वहीं बड़े भैया के पास ही है, बीमार है, इसलिए मैंने मिलने जा रही हूँ। काफ़ी देर दोनों चुप रहे। फिर योगेश बोला, एक बात पूछूं? रागिनी ने आंखों से ही पूछा। क्या? योगेश संकोच रहा था। अभी तक शादी क्यों नहीं की? वो कुछ नहीं बोली। मगर जब योगेश ने दोबारा नहीं पूछा तो रागिनी ने पूछा, आपने की है शादी? योगेश ने भी बिना बोले ना में गर्दन हिला दी। फिर काफ़ी देर तक दोनों चुप रहे, मानो एक दूसरे को परख रहे थे। डिब्बे में कुल्फी बेचने वाला आ गया था। योगेश बोला, खाओगी? रागिनी ने ना में सिर हिला दिया। योगेश ने रिक्वेस्ट करते हुए फिर पूछा, खा लो यार, तुम्हारे साथ मैं भी खा लूँगा। जानता हूँ तुम्हारी सबसे बड़ी कमज़ोरी कुल्फी है। वो थोड़ी मुस्कुराई तो योगेश ने महसूस किया कि वो अपनी आंखों से बहने वाली आंसुओं को समेटने का प्रयास कर रही है। 5 साल उसके साथ रहा था। जब वो अपने आंसुओं को समेटने का प्रयास करती थी तो ऐसे ही मुस्कुराया करती थी। योगेश दूसरी तरफ देखने लगा तो रागिनी चुपके से अपनी आंसुओं को पोंछने लगी। फिर वो सहज होकर बोली, एक शर्त पर खाऊंगी। योगेश बोला, क्या शर्त है? तो रागिनी बोली, पैसे मैं दूंगी। योगेश कुछ नहीं बोला। फिर रागिनी ने 2 कुल्फी खरीद ली और एक कुल्फी योगेश को देते हुए बोली, अब मैं भी कमाने लगी हूँ। एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ। महीने के 10,000 मिलते हैं। कुल्फी खाते ही योगेश बोला, तलाक के समय कोर्ट के आदेश पर मैं तुम्हें 30 लाख रुपए दे तो रहा था। अगर ले लेती तो अपना स्कूल खोल लेती, जबकि तुम बहुत स्वाभिमानी हो। इस ज़माने में पैसे के बिना कुछ नहीं होता। वो हंसकर बोली, अगर ले लेती तो अपनी ज़मीर को क्या जवाब देती? तो ये ज़मीर रोज़ कहता कि जिसे छोड़कर आई हो उसी के सहारे पल रही हो। योगेश बोला, तुम बहुत अच्छी हो, मासूम हो। ये एहसास तुमसे तलाक लेने के बाद मुझे हुआ। तुम यकीन नहीं करोगी, मैं बहुत बदल गया हूँ। पीना बिल्कुल छोड़ दिया हूँ, गुस्सा बिल्कुल नहीं करता। अब मैं किसी को नीचा दिखाने की कोशिश भी नहीं करता। जो तुम्हें बहुत बुरा लगता था, वो सब बुरी आदत मैंने छोड़ दी है। वो उदास होकर बोली, अब क्या फ़ायदा? जब मैं मना किया करती थी तब आप मेरी एक भी बात नहीं सुनते थे। आपके कारण मैं हमेशा टेंशन में रहती थी। इसी कारण मुझे 2 बार गर्भपात भी हुआ, वरना आज मेरे भी 2 बच्चे होते। एक 8 साल का होता और दूसरा 6 साल का होता। कहकर वो रो पड़ी। बच्चे की बात पता चली तो योगेश के भी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन
वो पुरुष था तो आंसुओं को पलके तक पहुंचने से पहले ही पी गया और बोला, कभी कभी लगता है मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। मैंने कभी रिश्ते के कदर नहीं की, उसी की सजा झेल रहा हूँ आज। बिल्कुल अकेला हो गया हूँ, अब माँ भी नहीं रही। माँ के होने पर रागिनी को बड़ा दुख हुआ और बोली, माँ को भली चंगी छोड़कर आई थी, उनको क्या हो गया था। इस बार योगेश भावुकवश अपने आंसुओं को नहीं रोक पाया और बोला, वो तुम्हें हर दिन याद करती थी, बोलती थी बहू को घर वापस ले आओ। मैं उन्हें कैसे समझाता कि तलाक के बाद बहू वापस घर नहीं आती। फिर दोनों के बीच चुप्पी छा गई। कानपुर आ गया। स्टेशन आने वाला था। योगेश बोला, वापस कब आओगी। रागिनी बोली, आज रात यहीं रुकूंगी, कल की सुबह की ट्रेन से वापस जाऊंगी। फिर वो खड़ी हो गई। योगेश भी खड़ा हो गया और पूछा, कितने बजे वाले ट्रेन से वापस जाओगी। रागिनी बोली, हम गरीब लोग हैं, रिजर्वेशन नहीं कर पाते हैं, जनरल डिब्बे में सफ़र करते हैं, इसलिए जो भी ट्रेन मिलती है टिकट लेकर चढ़ जाते हैं। इतना कहकर वो नीचे उतर गई। योगेश अपना सूटकेस संभालता हुआ उसके पीछे लपका और बोला, अगर मैं रिजर्वेशन की 2 टिकट ले लूँ तो मुझे पता है कि तुम मेरे साथ नहीं चलोगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ सफ़र करना चाहता हूँ, जनरल में ही चल लूँगा। बताओ कितने बजे यहाँ मिलोगी। रागिनी ऑटो में बैठी हुई बोली, 9 बजे यहाँ मिलूँगी। फिर उसको देखते देखते ऑटो आँखों से उलझन हो गया। योगेश कानपुर 2 दिन के बाद आया था, मगर रागिनी का साथ पाने के लिए उसके अपना शेड्यूल बदल गया। उसने जल्दी से अपना बिजनेस का काम पूरा किया और अगले दिन सुबह 8:30 बजे ही स्टेशन आ गया। रागिनी 9 की जगह 10 बजे स्टेशन पहुंची और बोली, आप अभी तक यहीं पर हो। मैं सोच रही थी कि आप चले गए होंगे। रागिनी बहुत खुश थी, बोली, माँ अब बिल्कुल ठीक है। योगेश बोला, मैं तुम्हारा भी टिकट ले आया हूँ। अब 30 रुपये के टिकट के लिए कुछ कहना मत। रागिनी हंसते हुए बोली, अभी ट्रेन आने में आधा घंटा है, चलो अब तक कुल्फी खाते हैं, पैसे मैं दे दूंगी, हिसाब बराबर हो जाएगा। इतना कहकर वो फिर मुस्कुरा दी। वो जब भी मुस्कुराती योगेश की नज़र उसके चेहरे पर ठहर जाती। फिर दोनों ने कुल्फी खाई और तब तक ट्रेन आ गई और फिर से एक नया सफ़र शुरू हो गया। मगर इस सफ़र में कुछ खास था। योगेश कुछ कहने के लिए तिलमिला रहा था, मगर डर भी रहा था कि वो मना कर देती तो। योगेश नोटिस कर रहा था कि रागिनी बड़े भाई के घर में नई साड़ी पहनकर आई थी। वो बहुत सुंदर लग रही थी। खिड़की से आ रही ठंडी हवा के झोंकों में रागिनी के ललाट पर लटकी वाले बाल एक लड़ी घूम रही उठती है। उसे ऐसे देखकर योगेश के दिल में एहसास सा उठता है कि ये औरत कभी उसकी ज़िंदगी में थी, मगर मैं इसे संभाल कर नहीं रख पाया। योगेश की मन स्थिति में अनजान रागिनी बोली, क्या हुआ, आप गुमसुम क्यों हो? दोस्त बनकर ही सही कुछ बात तो कर लो। योगेश बोला, मुझे दोस्ती नहीं चाहिए। रागिनी को झटका सा लगा, बोली, फिर क्यों मेरे साथ सफ़र करने के लिए उतावले थे आप? योगेश बोला, मुझे तू चाहिए, हमेशा के लिए, जन्मों जन्मों के लिए, मेरे साथ हंसने के लिए, मेरे साथ रोने के लिए। वो इतनी जल्दी में ये सारी बात बोला कि रागिनी बस उसके मुंह की ओर देखती रह गई। वो आगे बोला, मैं गलत था, तुम्हारी कदर नहीं कर पाया, मगर तुम्हारे जाने के बाद मुझे मेरे गलतियों का एहसास हो गया, मुझे माफ़ कर दो। कहकर वो रो पड़ा। रागिनी चुप हो गई, बस उसके चेहरे की तरफ देखे जा रही थी। योगेश उसके दोनों हाथ पकड़कर बोला, मुझे माफ़ कर दो यार, मैं वादा करता हूँ अब कभी भी तुम्हारे आंसुओं की वजह नहीं बनूंगा। तू जो कहेगी वो करूँगा, प्लीज़ लौट आ।
रागिनी ने माथे पर साड़ी थोड़ी सी पीछे सरकाई और बोली, इधर देखिए जरा। योगेश ने देखा, रागिनी ने मांग भर रखी थी। वो बोली, मैं जानती थी आप यही सब करोगे। मैंने कल ही सोच लिया था कि अब अकेले चलने की दिन खत्म हो गई। मेरा हमसफ़र लौट आया है। अब आगे का सफ़र उसी के साथ तय करना है। थक गई हूँ मैं अकेले चलते चलते। कहते हुए वो अजीब सी मुद्रा में मुस्कुराने लगी। योगेश बोला, मैं जानता हूँ जब तेरा दिल रोने को होता है तब तू ऐसे ही मुस्कुराती है। मत रोक इन आंसुओं को, इन्हें बह जाने दो, दिल हल्का हो जाएगा। इतना सुनते ही रागिनी को संयम जवाब दे दिया और वो जोर जोर से रोने लगी। पूरे डिब्बे के लोग उन्हें देखने लगे, मगर रागिनी ने लोगों की परवाह नहीं की। योगेश के कंधे पर सर रखकर रोती रही। कुछ देर बाद रागिनी का गांव आ गया। गाड़ी कुछ पल रुकी, फिर चल पड़ी। रागिनी को अब वहां उतरना ही नहीं था। जिंदगी में एक नया सफ़र फिर से शुरू हो गया। अब उसकी मंजिल मायका नहीं, पिया का घर था, जो बरसों में उसको उसने लौटने का इंतजार कर रही थी। वो योगेश के कंधे पर सिर रख थी, आंखें बंद कर कर मंद मंद मुस्कुरा रही थी, एक मासूम बच्ची की तरह।